बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा चची ने मुझ पर बहुत जुल्म किए थे। पेट भरकर खाना भी ना देती थी। मैं उनका बदला उनकी एबनॉर्मल बेटी से लेता, जो मुझे देखते ही डर जाती थी। लेकिन फिर कानूनी तौर पर मुझे मेरे हिस्से की जायदाद मिल गई और मैं पढ़ने अमेरिका चला गया। जब सालों के बाद लौटा तो मालूम हुआ चाचा चची का हादसे में इंतकाल हो गया। मैं उनसे नफरत करता, उनके हिस्से की जायदाद के लिए उनके घर गया तो नजर उनकी पागल बेटी पर पड़ी। मैंने उसे बदले की आग में कमरे में कैद कर दिया और भूल गया। मगर जब दरवाजा खोला तो पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी जिंदगी का पहला सबक यह था कि कमजोर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। अम्मी अब्बू के मरने के बाद चाचा मुझे अपने साथ ले आया, मगर उसने कभी मुझे बेटा नहीं समझा। मैंने जल्द ही जान लिया था कि इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं, बस एक नौकर से ज्यादा नहीं था। चाची का रवैया तो और भी बुरा था। वो दिन रात मुझ पर चिल्लाया करती, जरा सी गलती पर वो थप्पड़ मार देती। चाचा ज्यादा बोलता नहीं था, बस जब गुस्सा आता तो मारता था और जब ज्यादा गुस्सा आता तो खाना बंद कर देता। मैं कई रातें भूखा प्यासा सोया हूं। कभी कभी तो नलके से पानी पीकर पेट भरता था। घर में एक लड़की भी थी, मेरी उम्र की ही होगी, मगर उसे सब पागल कहते थे। वो अक्सर ही एक जगह बैठी रहती, खाली नजरों से सबको देखती रहती, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। शुरू में मैं उसे नजरअंदाज करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर उसके लिए नफरत बढ़ने लगी। मैं नहीं जानता कि क्यों, मगर शायद इसलिए कि वो मुझसे बेहतर थी। चचा चची उस पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, कभी उसे भूखा नहीं सुलाते थे, कभी उससे बर्तन नहीं धुलवाते थे। वो चाहे जितनी पागल हो, थी तो उनकी बेटी। और मैं कुछ भी नहीं था। मैंने अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर दिया। कभी उसके खाने में नमक ज़्यादा डाल देता, कभी उसके कमरे की लाइट बंद करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता। एक दिन मैंने उसे जोर से धक्का दिया, वो ज़मीन पर गिर गई, मगर चीखी नहीं, बस मुझे देखती रही। वो हमेशा मुझे वैसे ही देखती, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। उस दिन मैंने उसके बाल जोर से खींचे, वो फिर भी नहीं चीखी। मुझे अजीब सा गुस्सा आया। मैं चाहता था कि वो चीखे, रोए, चचा चची से शिकायत करे, मगर वो हमेशा खामोश रहती। फिर वो दिन आया जब चची ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं उस लड़की को मार रहा था। चची ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। अब तो नहीं बचेगा, उन्होंने दांत पीस कर कहा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर चची ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानता था कि अगर आज मैं यहां रहा तो सुबह नहीं देख पाऊंगा, और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मुझे भागना होगा। रात के अंधेरे में मैं घर से निकला। दरवाजा आहिस्ता से खोला ताकि कोई आवाज ना हो, मगर फर्श की लकड़ियां चरचरा उठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे की दहलीज पर वही लड़की खड़ी थी, खाली नजरों से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना हैरानी ना खौफ, जैसे उसे पहले से मालूम था कि मैं भागने वाला हूं। मैंने एक पल को सोचा कि उससे कुछ कहूं, मगर फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, नंगे पैर, खाली हाथ। मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, बस भागना था, जितना दूर मुमकिन हो। मैं कई गलियां पार कर गया। सांस फूल चुकी थी, मगर रुकना मौत के बराबर था। आखिरकार एक सुनसान गली के कोने में दुबक कर बैठ गया। भूख और थकन से जिस्म जवाब दे रहा था। मैंने अपनी जेबें टटोली, कुछ नहीं था, 1 रुपया भी नहीं। मेरा पेट कई दिनों से भूखा था, मगर अब वो दर्द जैसे मामूल बन चुका था। मैंने सर दीवार से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मेरे कपड़े मिट्टी में लथपथ हो चुके थे, जिस्म अकड़ गया था। मैंने इर्द गिर्द देखा। चंद मजदूर जा रहे थे, सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मेरा पेट खाली था और दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, खाने का बंदोबस्त कैसे करूं। मैं चलता रहा, बाजार के पास पहुंचा। वहां एक छोटा सा होटल था, ताज़ा रोटी की खुशबू आ रही थी। मेरा दिल किया कि जाकर कुछ मांग लूं, मगर मैंने जान लिया था कि दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। मैं चुपचाप खड़ा रहा। जब बावर्ची अंदर गया तो मैंने मेज पर पड़ी रोटी उठाई और भागने लगा। अभी मैं 2 कदम ही गया था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, होटल का मालिक था। चोर, वो जोर से चिल्लाया। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त सख्त थी। भूखा हूं, बस एक रोटी चाहिए थी। मैंने इल्तिजा की, मगर वो सुनने की मूड में ही नहीं था। काम करेगा, सफाई करेगा, तभी खाना मिलेगा। मैंने झिझक कर सर हिला दिया। मुझे लगता था कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। होटल की दीवारें चिकनाई से भरी हुई थी। फर्श पर पानी और गिरे हुए खाने के टुकड़े बिखरे थे। बावर्ची खाना धुएं से भरा हुआ था, जहां एक मोटा सा बावर्ची पसीने में शराबूर रोटियां बना रहा था। होटल के मालिक ने मेरा जायजा लिया, फिर एक उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किया जहां झाड़ू रखी थी।
सफाई कर, बर्तन धो, बचा कुचा खाना खाने को मिलेगा। उसके लहजे में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने सर झुकाकर झाड़ू उठाई और काम में लग गया। शुरू में हाथ कांप रहे थे, जिस्म साथ नहीं दे रहा था, मगर भूख किसी भी कमजोरी से ज्यादा ताकतवर होती है। बर्तन धोते वक्त हाथ जल गए। गर्म पानी और साबुन की बूंदें सर चकरा दिया, मगर मैंने हार नहीं मानी। दिन के आखिर में जब सब ग्राहक जा चुके थे, मालिक ने एक प्लेट मेरे सामने रखी, 2 खुश्क रोटियां और थोड़ी सी दाल। मैंने झपट कर खाना शुरू कर दिया, जैसे बरसों से कुछ न खाया हो, और यूं जिंदगी चलने लगी। सुबह से रात तक होटल में काम करता, कभी कभी मालिक की गालियां सुनता, कभी धक्के खाता, मगर कम से कम यहाँ एक वक्त का खाना मिल जाता था। मगर मैं जानता था कि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं हो सकती। मैं इस होटल में नहीं मर सकता था, मुझे यहाँ से निकलना था, मगर कैसे? मेरे पास न पैसे थे, न कोई मददगार। मैंने सुना था कि किस्मत कभी कभी अजीब तरीके से दरवाजा खटखटाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन होटल में एक अमीर आदमी आया। सफेद शफाफ लिबास, कीमती घड़ी, हाथ में सिगरेट, चेहरे पर ऐसा एतमाद जैसे दुनिया उसके कदमों में बिछी हो। वो एक कुर्सी पर बैठा, और जैसे ही मैं उसकी मेज साफ करने लगा, उसने मेरी तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। मैंने झिझकते हुए अपना नाम बताया। वो मुस्कुराया, जैसे किसी दिलचस्प चीज पर नजर पड़ी हो। काम करना चाहते हो? अच्छा मुस्तकबिल चाहिए? मैंने हैरत से सर उठाया। मेरे साथ चलो, तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगा। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर पीछे मुड़कर उस होटल को देखा जहां मैंने कई दिन गुजारे थे, और फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसके अल्फाज में कोई जादू था, और मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, सोचने की गुंजाइश भी कहाँ थी। एक तरफ वो जगह थी जहां मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा ना आता। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। चलो मेरे साथ, उसने कहा और कुर्सी से उठा। मैंने पीछे मुड़कर होटल के मालिक को देखा, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी, जैसे मैं उसके लिए कभी था ही नहीं। मैंने आखिरी बार उस गंदी बदबूदार जगह पर नजर डाली जहां मैंने कई दिन गुजारे थे, और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। गाड़ी बाहर खड़ी थी, चमकती हुई। अंदर बैठते ही एक अजनबी खुशबू ने दिमाग को पुरसुकून कर दिया। मैं कभी इतनी आरामदेह सीट पर नहीं बैठा था। वो आदमी ड्राइवर के बराबर बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस सिगरेट की कश लगाता रहा। मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल में एक अजीब सा खौफ भी था और जोश भी। गाड़ी एक बड़े घर के सामने रुकी, ऐसा घर जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। यहां उतरो, उसने कहा। मैंने झिझक कर दरवाजा खोला और बाहर निकला। बड़ा गेट, अंदर लॉन, रोशनियों से जगमगाता महल जैसा घर। मैंने अपनी मैली कमीज पर नजर डाली और खुद को वहां बिल्कुल अजनबी महसूस किया, मगर वो आदमी सीधा अंदर चला गया, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। मैंने गहरा सांस लिया और उसके पीछे हो लिया। घर के अंदर हर चीज चमक रही थी। कीमती कालीन, बड़ी बड़ी तस्वीरें, इतना चमकदार फर्श कि उसमें अपना अक्स दिखाई दे। उसने मुझे एक बड़े हॉल में बिठाया और खुद अंदर चला गया। चंद मिनट के बाद एक मुलाजिम आया, साफ सुथरा लिबास पहने हुए, और मेरे सामने खाने की ट्रे रख दी। मुर्गी, चावल, रोटियां, हर वो चीज जो मैंने सिर्फ दूसरों के लिए बनाई थी, आज मेरे सामने थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर हाथ बढ़ाया और खाने लगा। जब मैं खा चुका तो आदमी वापस आया। उसने सोफे पर बैठते हुए सिगरेट जलाया और गहरा कश लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था। अब तुम मेरे साथ रहोगे, मगर यहाँ सब मुफ्त नहीं मिलता, कुछ चीजों की कीमत अदा करनी पड़ती है। मैंने उसकी बात सुनी, मगर कुछ समझ नहीं पाया कि उसका असल मतलब क्या है। मैं बस ये जानता था कि मेरी जिंदगी उस दिन से बदल चुकी थी। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया जहां हर चीज महंगी और शानदार थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना नर्म बिस्तर देखा, पहली बार इतने साफ कपड़े पहने। अगले चंद दिन ख्वाब जैसे गुजरे। सुबह मुझे स्कूल भेज दिया जाता, शाम को मैं वापस आता तो बेहतरीन खाना मेरा इंतजार कर रहा होता। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, और शायद इसीलिए मैंने कभी उस आदमी से कोई सवाल ही नहीं किया। मगर कुछ चीजें अजीब लगती थी। वो कभी मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करता था, बस इतना पूछ लेता कि स्कूल कैसा जा रहा है। कभी कभी रात को देर से आता, और जब आता तो नशे की बू उसके कपड़ों से आ रही होती। एक बार मैंने उसे फोन पर किसी से सख्त लहजे में बात करते सुना। ये काम वक्त पर होना चाहिए, मुझे कोई मसला नहीं सुनना, उसने कहा और फोन रख दिया। जब उसने देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं तो वो लम्हा भर को रुका और फिर मुस्कुरा दिया। जाओ, अपने कमरे में जाओ, कल स्कूल भी जाना है, उसने नरमी से कहा। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वक्त गुजरता गया और मैं उस जिंदगी का आदी हो गया, मगर जल्द ही एहसास हुआ कि वो मुझ पर भरोसा करने लगा था।
कुछ अरसे के बाद उसने मुझे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। पहले पहल बस होटल, रेस्टोरेंट या कभी किसी बड़ी इमारत में, मगर ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया मैंने नोट किया कि वो कहाँ जा रहा था और किससे मिल रहा था। वो आदमी अमीर जरूर था, मगर उसकी दौलत का जरिया कुछ और था। मैंने सीख लिया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी नहीं था। एक दिन उसने मुझे एक सुनसान जगह ले जाकर कहा, ये दुनिया सीधे तरीके से चलाने के लिए नहीं बनी। अगर ऊपर जाना है तो कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। तो मुझ पर भरोसा करते हो ना? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो जवाब सुनने के लिए बेताब था। मैंने सर हिलाया, क्योंकि अब मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। मैंने सर तो हिला दिया, मगर अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हद पार कर रहा हूं, जैसे वहां से वापसी मुमकिन नहीं। उस दिन के बाद सब बदल गया। पहले पहल वो मुझे छोटे मोटे काम समझाता, लोगों से मिलने में साथ रखता, मगर जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि मैं किस दुनिया में कदम रख चुका हूं। वो लोग जो उससे मिलने आते, उनके लिबास और चेहरों पर एतमाद होता, मगर आंखों में शक और धोखा। वो कारोबारी लोग नहीं थे, उनके मामलात कागजों पर नहीं जबानों पर तय होते थे। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं कब उसका दायां हाथ बन गया। पहले सिर्फ देखता रहा, फिर छोटे पैगामात पहुंचाने शुरू किए, और फिर ऐसा वक्त आया जब मैंने खुद उन सौदेबाजियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं हर कदम पर सीख रहा था दुनिया की असलियत, ताकत की हकीकत और पैसे की वो जबान जो हर दरवाज़ा खोल सकती थी। मैं सड़कों पर भटकने वाले उस लड़के से बहुत दूर निकल आया था, जिसे एक वक्त की रोटी के लिए बर्तन धोने पड़ते थे। फिर एक दिन उसने मुझे एक पेशकश की, अमेरिका जाना चाहते हो? उसने सिगरेट के धुएं को फिजा में छोड़ते हुए पूछा। मैंने हैरत से उसे देखा, शायद इसलिए कि मैंने कभी यह ख्वाब भी नहीं देखा था। वहां पढ़ाई मुकम्मल करोगे, असल काम सीखोगे, फिर वापस आकर सब संभालोगे। वो मुस्कुराया था, मगर उसकी आंखों में हिसाब था। मैं जानता था कि ये इतना सादा नहीं था, और मैं अमेरिका चला गया। वहां की जिंदगी अलग थी, दुनिया अलग थी, मगर एक चीज जो मैं अपने साथ लेकर गया था वो ये सबक था कि ताकत के बगैर कोई तुम्हें संजीदा नहीं लेता। मैंने वहां पढ़ाई की, मगर इसके साथ साथ उसके भेजे गए कई काम भी निपटाता रहा। मेरे राब्ते वसी होते गए, मेरे हाथ मजबूत होते गए, और कुछ सालों में मैं वो बन चुका था जो उसने मुझसे बनने की तवक्को की थी। फिर एक दिन उसने मुझे वापस बुलाया। मैं पाकिस्तान वापस लौट आया, और उसी दिन मुझे खबर मिली कि चचा चची मर चुके थे। मैंने कोई अफसोस महसूस नहीं किया, मगर एक सवाल था जो मेरे दिमाग में गूंजने लगा, उस लड़की का क्या हुआ? मैं इस सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सका। चचा चची की मौत की खबर सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ना खुशी हुई ना अफसोस, बस एक खाला सा महसूस होने लगा। मैंने उनके मरने की ज्यादा तफसीलात नहीं पूछी, क्योंकि सच कहूं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मगर वो लड़की जो हमेशा खाली नजरों से देखती थी, जो न चीखती थी न शिकायत करती थी, वो अब कहाँ थी? मुझे उस पर गुस्सा आता था, शायद नफरत भी थी, मगर कुछ था जो मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे जाना होगा। वही पुराना घर, वही दरो दीवार जिन्हें मैं बरसों पहले छोड़ आया था, अब वहां जाना एक अजीब सा एहसास दे रहा था। मैं गाड़ी में बैठा और सीधा वहां पहुंचा जहां मेरा बचपन दफन था। दरवाजा खुला था, अंदर खामोशी थी। हर चीज वैसी ही पड़ी थी जैसी सालों पहले थी, मगर मिट्टी और वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। मैंने कदम अंदर रखा तो एक सनसनाहट पूरे बदन में दौड़ गई। मेरे कानों में बचपन की चीखें गूंजने लगी। वो रात याद आ गई जब मैं यहां से भागा था। हर चीज सख्त थी, जैसे कोई यहां सालों से नहीं रहा था, मगर फिर मेरी नजर उस पर पड़ी। वो वही थी, पुरानी कुर्सी पर बैठी, जमीन को घूर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बस पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। मैंने कुछ देर उसे देखा, मगर वो नहीं हिली, न सर उठाया, जैसे उसे मालूम ही ना हो कि मैं वापस आ चुका हूं। मेरे अंदर एक गुस्सा सा भड़क उठा था। मैंने सोचा था कि शायद वो पागल वाकई पागल बन चुकी होगी, मगर वो तब भी खामोश थी और अब भी खामोश थी, जैसे मेरी मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती थी, जैसे मैंने कभी उस पर कोई जुल्म ही नहीं किया था, जैसे वो बरसों से बस इंतजार कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर एक बात तय थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। वो जरा भी नहीं हिली। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसे झंझोड़ा, मगर वो बस मुझे देखती रही। वही खाली आंखें, वही खामोशी। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर कह नहीं रही। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे तहखाने में बंद करने वाला था। मैंने उसके हाथ को जोर से झटका दिया, मगर वो तब भी खामोश रही। वो मेरे सामने ऐसे बैठी थी जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो, जैसे मैं यहां हूं या नहीं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा गुस्सा और बढ़ गया।
मैं नहीं जानता था कि मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा था। शायद उसकी खामोशी की वजह से, शायद उसकी वो नजरें जो हमेशा मुझे घूरती रहती थी, शायद इसलिए कि बरसों बाद भी वो वही थी और मैं एक बदला हुआ शख्स था। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जबरदस्ती उसे कुर्सी से उठाया। वो लड़खड़ाई, मगर उसने कोई मुजाहिमत नहीं की, जैसे उसे पहले से मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं उसे खींचकर तहखाने की तरफ ले गया। लकड़ी की सीढ़ियां चीखने लगी, धूल की बू हर तरफ थी। दरवाजा खोलकर मैंने उसे धकेल दिया। वो जमीन पर गिर गई, मगर फिर भी कुछ नहीं कहा। यहां रहो, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। मैं चाहता था कि वो चीखे, दरवाजा पीटे, मदद के लिए पुकारे, मगर अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत कर दिया हो, मगर मैं उसे नजरअंदाज कर गया। ये वही लड़की थी जिसे मैं हमेशा कमजोर समझता था। वो मेरे हर जुल्म को सहती रही, कभी बदला ही नहीं लिया, और अब भी खामोशी से हर चीज बर्दाश्त कर रही थी। मेरा फोन बजा, एक जरूरी कॉल थी, मुझे फौरन जाना था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहां अंदर मुकम्मल तारीकी थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद मुझे कुछ कह कर जाना चाहिए, मगर फिर सर झटक कर वापस ऊपर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं, मगर मैंने खुद को समझा लिया कि ये सब फजूल ख्यालात है। मैं चला गया और फिर दिन गुजरते गए और मैं उसे भूल गया। जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। काम, मीटिंग्स, सफर, नए सौदे, पैसे की चमक, सब कुछ पहले जैसा था। मैंने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। जैसे वो घर, वो लड़की, वो तहखाना सब किसी और की जिंदगी का हिस्सा थे, जिसे मैं कब का छोड़ आया था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर एक दिन अचानक मुझे वो याद आई। ये एक आम दिन था। मैं एक होटल में बैठा था, किसी क्लाइंट से मुलाकात चल रही थी। गुफ्तगू दरमियान में थी जब मेरे जहन में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। कोई खास वजह नहीं थी, मगर दिल में कुछ खटकने लगा। मैंने पानी का गिलास उठाया, मगर हाथ मामूली से लरस गया। सांस ली, खुद को संभाला, मगर दिमाग कहीं और जा चुका था। कुछ लम्हे लगे, फिर जैसे किसी ने मेरे अंदर कोई पर्दा हटा दिया हो। वो तहखाना, वो बंद दरवाजा, वो लड़की, वो खामोशी। मेरी उंगलियां गिलास के गिर्द सख्ती से जम गई। मैंने आखिरी बार कब उसे देखा था? कितने दिन हो गए? हफ्ते? महीने? मैंने घड़ी देखी। मीटिंग खत्म किए बगैर मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और उन रास्तों पर चलने लगा जिन्हें मैंने भुला दिया था। हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज होती गई। जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। सब कुछ खामोश, साकत। मैंने गाड़ी बंद की, बाहर निकला और कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। हर चीज वैसी ही थी जैसी छोड़कर गया था। सीढ़ियों पर मिट्टी की तह, दरवाजे पर जंग और अंदर वही वीरानी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की तरफ बढ़ा। दरवाजा जूं का तूं बंद था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि सीने में दर्द महसूस होने लगा। मैंने हैंडल पर हाथ रखा, एक पल को सांस रोकी, फिर दरवाजा खोल दिया और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी बासी हवा ने चेहरे पर जरब लगाई। तहखाने में अंधेरा था, मगर एक अजीब सी बू चारों तरफ फैली हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में धमक सुनाई देने लगी। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। रोशनी के साथ ही वो मंजर सामने आया जिसने मेरे पूरे वजूद को जकड़ लिया। वो वही थी, जमीन पर, बेजान, साकत, आंखें बंद, जैसे महीनों से इसी जगह पड़ी हो। उसके इर्द गिर्द पुरानी रोटी के कुछ टुकड़े बिखरे थे जो शायद मैंने जाते वक्त छोड़ दिए थे। उसका जिस्म सुकड़ चुका था, चेहरा जर्द, होंठ नीले, हाथ बेजान अंदाज में पहलू में पड़े हुए। मैं एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये वही लड़की थी जो हमेशा खामोश रहती थी, वही जो हर जुल्म सहती रही थी, वही जिसे मैंने कैद करके भुला दिया था। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। मैं उसके करीब बैठा, उसका हाथ छुआ, बर्फ की तरह सर्द। उसके करीब ही एक चीज नजर आई, एक पुरानी मैली सी डायरी। मैंने उसे उठाया, कांपते हाथों से पहला सफा पलटा। स्याही कुछ जगहों पर फैली हुई थी, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। ये मेरा कसूर था कि मैं जिंदा थी, ये मेरा कसूर था कि मैं सब जानती थी। मैंने तेजी से और आग पलटने शुरू कर दिए। हर सफ़े पर वही तहरीर, वही कहानी जो मैं कभी सुनना ही नहीं चाहता था। चचा चची मेरे असल माँ बाप नहीं थे, वो तुम्हारे भी नहीं थे। हम दोनों अगवाशुदा बच्चे थे। मेरे हाथ से डायरी तकरीबन छूट गई। मैंने दीवार की तरफ नजर उठाई, जहां मध्यम रोशनी में चंद हिस्से नजर आ रहे थे। एक नंबर। मैंने फोन निकाला। सांसें बेतरतीब हो रही थी, उंगलियां लरसते हुए नंबर डायल करने लगी। लाइन बजने लगी, फिर किसी ने फोन उठाया। हेलो,
दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ थी। ये नंबर दीवार पर लिखा था। मेरी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मेरी उंगलियां फ़ोन पर सख्ती से जम गईं। आवाज़ सुनकर जिस्म जैसे सुन हो गया था। बेटा? नहीं, ये कोई गलती हो सकती है। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर हलक खुश्क हो चुका था। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी, जैसे वो भी इंतज़ार कर रही हों कि मैं कुछ कहूँ, कोई तस्दीक करूँ, मगर मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। मेरी नज़रें डायरी पर जा टिकी। उसके आखिरी सफ़हात पर कुछ और लिखा था। शायद वो आखिरी दिनों में लिखी गई तहरीर थी। कांपती हुई लकीरों में, जब तुम वापस आओगे मैं यहाँ नहीं होंगी, मगर ये जान लेना कि मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि वो दोनों हमें कहाँ से लाए थे। मैं जानती थी कि तुम कौन हो, और मैं जानती थी कि तुम्हें सच कभी खुद नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ये सब लिख दिया। मेरे हाथों से पसीना बहने लगा। मैंने डायरी के औराक तेजी से पलटे। हर सफ़े पर एक नया इंकिशाफ, हर लाइन में एक ऐसी हकीकत जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। उस आदमी ने तुम्हें अपना नाम दिया, मगर तुम्हारा असल नाम कहीं और लिखा है। तुम्हारी माँ ने बरसों पहले तुम्हें खो दिया था। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फोन अभी तक मेरे कान से लगा था। दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी। फिर वही औरत बोली। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। ये नंबर कहाँ मिला तुम्हें? मैंने मुश्किल से सांस ली। दीवार पर लिखा था, एक डायरी में भी था। दूसरी तरफ एक तेज सांस ली गई, जैसे किसी ने बरसों की कैद से निजात पाने के लिए गहरा सांस लिया हो। फिर वो बोली, आहिस्ता, रुक रुक कर, जैसे यकीन ना आ रहा हो। तुम वाकई मेरे बेटे हो? मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। फोन कान से हटाया, आंखें बंद की, मगर जहन में वही अल्फाज गूंजने लगे। मैंने उस लड़की को तहखाने में कैद किया, भुला दिया, और वो मेरे लिए वो सब जानती थी जो मैं खुद भी नहीं जानता था। वो मेरी हकीकत जानती थी, और मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। कमरे में बस मेरी सांसों की आवाज़ थी, और मेरे सामने ज़मीन पर वो बेजान जिस्म जो आज भी खामोश था। मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। कमरे में नमी भरी बू थी, मट्टी, बंद हवा, और वो अधूरा सच जो मैं समझने से इनकार करता रहा था। मेरा दिमाग उस लड़की के आखिरी अल्फाज पर अटक गया था, जैसे कोई बार बार मेरे अंदर सरगोशी कर रहा हो। वो सब जानती थी, वो सब समझती थी, और मैंने क्या किया? मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे हाथ डायरी के औराक पर जम गए। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि उसे दोबारा पढ़ूं, मगर नजर आखिरी सफ़े पर जा ठहरी, जहां एक आखिरी जुमला लिखा था, जैसे वो मरने से पहले बस ये पैगाम देना चाहती हो। तुम्हें लगा कि मैं पागल थी, तुम्हें लगा कि मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो। मैं सब जानती थी, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो खुद वक्त पर सामने आते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं हमेशा जानती थी कि तुम एक दिन वापस आओगे, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मरने के बाद पढ़ोगे। मेरी सांस रुक गई, आंखों में धुंधलापन आ गया, मगर मैंने पलकें नहीं झपकाई। मैं बस जमीन पर बैठा रहा, लाश के करीब, वही लाश जिस पर मैंने कभी गौर नहीं किया था, वही आंखें जो जिंदगी में हमेशा खाली रही थी, मगर शायद अंदर सब देख रही थी। दीवार पर लिखी हुई वो तहरीर, वो नंबर, वो डायरी, वो सब उसकी आखिरी कोशिश थी कि मुझे मेरी हकीकत का पता चले, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। वो खामोश रही, और इसी खामोशी में वो मुझे सब कुछ बता गई। मेरे हाथों में कपकपी होने लगी। मैंने फ़ोन उठाया, जो ज़मीन पर पड़ा था, मगर लाइन कट चुकी थी। माँ? क्या वो मेरी माँ थी? मैंने सोचा कि दोबारा नंबर मिलाऊं, मगर उंगलियां हिलने के काबिल ही नहीं थी। पहली बार बरसों के बाद मैंने खुद को हारते हुए महसूस किया। मैंने घुटने ज़मीन पर रखे, हाथ चेहरे पर रखे, और रोने लगा। वो लड़की जिसे मैंने हमेशा एक खामोश पत्थर समझा था, वही मुझे मेरी हकीकत बताकर खामोश हो चुकी थी। अब कुछ बाकी नहीं बचा था, सिवाय उस खामोशी के जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं जाने कितनी देर तक वहीं बैठा रहा। तहखाने की दीवारें मुझ पर तंग होती जा रही थी, जैसे वो भी मुझे कुचल देना चाहती हूँ। मेरे कानों में सन्नाटा गूंज रहा था, मगर इसके बीच भी मुझे वही अल्फाज सुनाई दे रहे थे जो मैं डायरी में पढ़ चुका था। मैंने उसे मरने दिया, मैंने उसे भुला दिया, और वही मुझे मेरी सच्चाई तक लेकर आई थी। मेरे हाथ लाश के करीब पड़ी डायरी पर जम गए। उंगलियां कपकपा रही थी, मगर मैंने दोबारा से सफ़ात पलटने शुरू किए। हर लफ्ज़ मेरे अंदर उतर रहा था, जैसे मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी की कहानी पढ़ रहा हूँ। वो सब जानती थी, सब सुनती थी, सब समझती थी। वो पागल नहीं थी। उसने कभी चीखा नहीं, कभी मुजाहिमत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि सच का सामना एक दिन मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैंने चची को सुना था। एक रात वो किसी से बात कर रही थी। मैं उनके कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी।
वो कह रही थी कि बच्चे कब तक हमारे पास रहेंगे, अगर असल माँ बाप ने इन्हें ढूंढ लिया तो क्या करेंगे। और तब मुझे पता चला कि ना मैं उनकी बेटी हूं, ना तुम उनके भतीजे। मेरे सीने में दर्द उठा। मैंने दीवार पर लिखे नंबर की तरफ देखा, जो मिट्टी और नमी के बायस आधा मिट चुका था। वो अगर ना होती तो शायद मैं ये कभी नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं। मैंने फोन निकाला, नंबर दोबारा डायल किया। लाइन बजी। एक लम्हे के लिए लगा कि शायद अब की बार कोई जवाब नहीं आएगा, मगर फिर वही आवाज सुनाई दी, बेटा। मेरी आंखें बंद हो गईं। आवाज में वही दर्द था जो बरसों पहले मुझसे छीन लिया गया था। मेरा गला खुश्क था। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर कुछ भी नहीं निकल रहा था। लफ्ज मेरे होठों पर आकर रुक गए। सामने जमीन पर वो बेजान वजूद पड़ा था जिसने मेरी हकीकत मुझ तक पहुंचाई थी, और मैं जिंदगी भर उस लम्हे को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ खामोशी थी, मगर मैं जानता था कि वो इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ कहूं, कोई लफ्ज, कोई इकरार, कोई सवाल, मगर मेरी जबान जैसे सिल हो चुकी थी। मैंने परसों अपनी हकीकत को धुएं में लपेट कर छोड़ दिया था, और आज सब कुछ वाजे हो चुका था। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं था। सामने वो लाश पड़ी थी जिसने मेरे लिए अपनी आखिरी सांसों तक सच संभाल कर रखा। मैंने जिसे हमेशा कमजोर समझा, वो सबसे ज्यादा मजबूत निकली। मैंने जिसे काबिल रहम जाना, वही मेरा असल दरवाजा खोलने वाली बनी। वो जो सारी जिंदगी खामोश रही, उसकी आखिरी खामोशी सबसे ज्यादा वजनी थी। ये नंबर मुझे एक दीवार पर लिखा मिला था। मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज अजनबी लग रही थी, जैसे मैं खुद को पहचान ना पा रहा हूं। दूसरी तरफ से एक हिचकी की आवाज आई, जैसे कोई बरसों के बाद अपने खोए हुए ख्वाब को छूने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो बोली, आहिस्ता मगर कांपती हुई आवाज में, मैंने वो नंबर वहां लिखवाया था। मेरे हाथ से फोन गिरने लगा। मैंने बमुश्किल उसे थामा। मेरी नजरें डायरी पर जमी थी, उस आखिरी सच पर जो मैं इतने सालों में नहीं जान सका। क्या तुम मेरे बेटे हो? दूसरी तरफ से सरगोशी उभरी, जैसे उसे भी यकीन ना आ रहा हो। मेरे लब हिले, मगर मैं कुछ कह ना सका। मैंने जमीन पर पड़ी उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर मौत के बावजूद वही सुकून था जो जिंदगी में कभी नहीं था। जैसे वो जानती थी कि एक दिन ये लम्हा जरूर आएगा। मैंने किसी तरह कहा, और ये लफ्ज कहते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये पहली बार था जब मैंने खुद को कमजोर महसूस किया, जब मैंने जाना कि ताकत सब कुछ नहीं होती। सच वो चीज है जो आखिर में सबसे भारी पड़ती है। फोन की दूसरी तरफ रोने की आवाज उभरी। मैं बस वहीं बैठा रहा, लाश के करीब, डायरी हाथ में, दीवार पर लिखे मिटे हुए नंबरों की तरफ देखता हुआ। जिस दिन मैंने उस दरवाजे को बंद किया था, उस दिन मैंने अपने लिए भी सब बंद कर दिया था। आज मैंने वो दरवाजा खोला था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। फोन मेरी गिरफ्त में था, मगर अब इसका कोई मतलब नहीं रहा था। वो औरत दूसरी तरफ रो रही थी, मगर मेरे अंदर कोई जज्बा बाकी नहीं बचा था। मैं बस उस सर्द कमरे में बैठा रहा। जमीन पर बिखरी हुई पुरानी रोटी, जंगालू दरवाजा, नमी में बसे हुए दीवारों के वो अल्फाज जो बरसों मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि ताकत सबसे बड़ी चीज होती है, कि पैसा हर जख्म भर देता है, कि वक्त हर चीज मिटा देता है। मगर आज जब मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा जुर्म पड़ा था, तो ना पैसा मेरी मदद कर सका, ना ताकत, और ना ही वो वक्त जो मैं पीछे छोड़ आया था। वो लड़की मर चुकी थी। उसकी खामोशी, उसकी बेहिसी, उसका वो अजीब सा सब्र जो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मगर मैं अभी तक जिंदा था, और यही सबसे बड़ा अजाब था। तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने नजरें झुकाकर उस बेजान जिस्म को देखा, फिर डायरी के आखिरी सफ़े पर वो आखिरी लफ्ज जो उसने मरते वक्त लिखे थे, वही अल्फाज जो अब मेरी रूह में सरायत कर चुके थे। अब सब खत्म हो चुका है, मगर तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें सब याद रहेगा। तुम चाहोगे कि भूल जाओ, मगर नहीं भूल पाओगे। ये सजा थी जो मैंने किया। उसकी सबसे बड़ी सजा यही थी कि मैं सारी जिंदगी ये बोझ उठाकर जीने वाला था। मैंने जिसे बेवकूफ समझा, वो सबसे ज्यादा होशियार निकली। मैंने जिसे कमजोर समझा, वो सबसे ज्यादा ताकतवर निकली। मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना था। मैं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है, कि अब मैं कहाँ खड़ा हूं, मगर इस वक्त सिर्फ एक चीज मेरे सामने थी। मैंने अपने हाथों से वो दरवाजा खोला था जिसे मैं कभी बंद करके भूल गया था, मगर उस दरवाजे के पीछे जो चीज थी वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब मैं जा सकता था, मगर ये बोझ लेकर, ये सजा लेकर, ये खामोशी लेकर। मैंने फोन बंद कर दिया, मगर दूसरी तरफ की सिसकियां अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने घुटनों पर हाथ रखकर
खुद को संभालने की कोशिश की, मगर सांसें बेतरतीब हो रही थी। मैंने एक बार फिर उस बेजान जिस्म की तरफ देखा, जो अब भी उसी तरह पड़ा था जैसे महीनों से किसी के इंतजार में हो। ये सब मैंने किया था। दीवार पर लिखे नंबरों के पीछे जो कहानी छुपी थी वो मेरी अपनी थी। वो लड़की जानती थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यही सब देखूंगा, यही सब पढ़ूंगा, और तब वही महसूस करूंगा जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा था। ये उसका इंतकाम था। नहीं, इंतकाम नहीं, ये उसका फैसला था। उसने मुझे मेरे असल तक पहुंचा दिया, मगर उस कीमत पर जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मेरी उंगलियां डायरी के किनारों को मसलने लगी। मेरे अंदर कुछ था जो फटने को तैयार था, मगर बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैंने जोर से आंखें बंद की, जैसे सब कुछ मिटा देना चाहता हूं, मगर जितना भागने की कोशिश कर रहा था उतना ही सब कुछ मेरे सामने वाजे होता जा रहा था। चचा चची अगवाकार थे, मैं उनका नहीं था, वो लड़की भी उनकी नहीं थी। वो सब जानती थी मगर कुछ नहीं बोली, बस खामोश रही, जैसे सारी दुनिया को खामोशी में समेट लेना चाहती हो। अब मुझे जाना था, मगर कहाँ? मेरे पास एक पता था, एक फोन नंबर, एक औरत जो शायद मेरी माँ थी, मगर क्या मैं उसके पास जा सकता था? क्या वो मुझे अपनाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर चुका हूं? मैंने अपने हाथ से अपना चेहरा ढांप लिया। बरसों की गर्द जैसे आज उतर रही थी। अगर मैं उसे उस तहखाने में ना छोड़ता तो क्या होता? अगर मैं उसे जिंदा रखता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। शायद मैं उसके आखिरी अल्फाज खुद सुनता, शायद वो मुझे माफ कर देती। मगर मैंने मौका गंवा दिया था, और अब जो कुछ मेरे पास था वो बस ये लाश, ये डायरी और ये बोझ था जो मैं हमेशा अपने साथ उठाए रखूंगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां बैठा रहा। वक्त जैसे रुक गया था या शायद चल रहा था, मगर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरा दिमाग सुन हो चुका था, मगर जिस्म में एक बोझ था, एक ऐसा वजन जो कभी कम नहीं हो सकता था। मैंने आहिस्ता से डायरी बंद की और अपने हाथों की तरफ देखा, जो हाथ ताकत हासिल करने के लिए हर हद पार कर चुके थे, जो दौलत, इख्तियार सब कुछ समेट चुके थे, मगर आज उन्हीं हाथों ने सब कुछ खो दिया था। मेरे सामने वो बेजान जिस्म पड़ा था, वो जिसे मैंने हमेशा कमजोर समझा, वो जो हमेशा खामोश रही, वो जो सब जानती थी मगर कभी कुछ नहीं बोली। अगर वो चाहती तो मेरी हकीकत सबके सामने ला सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो इंतजार करती रही कि एक दिन मैं खुद सच तक पहुंचूंगा, और आज जब मैं सच तक पहुंच चुका था तब तक वो जा चुकी थी। मैंने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को उठाया। पूरा जिस्म बोझल हो रहा था, जैसे हर हरकत में सदियां लग रही हूं। तहखाने की दीवारें मुझे घूर रही थी, जैसे वो मेरे गुनाह का बोझ उठाए हुए हों। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। एक आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वैसे ही पड़ी थी जैसे अब हमेशा के लिए वहीं रहने वाली थी। मैंने सोचा, क्या मैं उसे हमेशा ऐसे ही छोड़ दूंगा? क्या मैं इतना बेहिस हो चुका हूं? मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूं, मगर मैं एक चीज जानता था, मैं जिंदगी भर इस दरवाजे को बंद करने के बाद सुकून से नहीं रह सकूंगा। मैं बाहर निकला। पहली बार रोशनी आंखों पर चुभी। मैंने एक गहरी सांस ली, मगर वो बोझ कम नहीं हुआ। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आखिरी बार उस पुराने बोसीदा घर की तरफ देखा। ये वही जगह थी जहां मेरा बचपन दफन था, और अब यहां एक और जिंदगी दफन होने जा रही थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा, मगर इंजन स्टार्ट करने से पहले मेरे हाथ रुक गए। मुझे अब भी दीवार पर लिखा वो नंबर याद था, और मुझे फैसला करना था कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मेरे हाथ गाड़ी की चाबी पर जमे रहे, मगर मैंने इंजन स्टार्ट नहीं किया। दरवाजा खुला था, हवा अंदर आ रही थी, मगर मुझे लगा जैसे मैं किसी बंद कमरे में कैद हूं। मेरे सामने वही सड़क थी जहां से मैं भाग कर निकला था, वही रास्ते जहां मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था, मगर आज चाहकर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई जा सकता हूं? मेरी जिंदगी में हमेशा एक कानून रहा था, जो मर गया वो मर गया, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। मगर आज सब कुछ बदल चुका था। मैं जानता था कि अगर मैं आज यहां से निकल गया तो ये लाश हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये घर हमेशा मेरे ख्वाबों में आएगा, और मैं कभी सुकून से जी नहीं सकूंगा। मेरे कानों में अब भी उस औरत की आवाज गूंज रही थी, बेटा। मैंने एक गहरी सांस ली और फोन निकाला। मेरी उंगलियां उस नंबर पर रुकी जो मैंने दीवार पर देखा था। अगर ये औरत वाकई मेरी मां थी तो मुझे जानना था। मैंने कॉल मिलाई, लाइन बजती रही, और मेरा दिल एक अनजाने खौफ में डूबता चला गया। फिर फोन उठाया गया। हेलो। ये वही आवाज थी, नर्म, थोड़ी कांपती हुई, जैसे किसी उम्मीद और खौफ के दरमियान फंसी हो। ये नंबर दीवार पर लिखा था। मैंने धीमे लहजे में कहा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। तुम
कौन हो? मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता, मैंने सच कहा। दूसरी तरफ फिर खामोशी थी, मगर मैं सुन सकता था कि वो रो रही थी। तुम मेरे बेटे हो? यह सवाल सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने उस लड़की के बेजान जिस्म की तरफ देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता, मैंने सच कहा। दूसरी तरफ फिर खामोशी थी, मगर मैं सुन सकता था कि वो रो रही थी। तुम मेरे बेटे हो? यह सवाल सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने उस लड़की की बेजान जिस्म की तरफ देखा। उसकी खामोशी ने मुझे यहां तक पहुंचाया था, और अब यह लम्हा मेरे सामने था। शायद, मैंने आहिस्ता से कहा। फोन की दूसरी तरफ एक जोरदार हिचकी सुनाई दी, और मैंने पहली बार खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस किया। दूसरी तरफ से सिसकियां सुनाई दे रही थी, और मैं खामोशी से फोन कान से लगाए बैठा था। मैं नहीं जानता था कि अब क्या कहना है, न ही ये कि मैं इस औरत को तसल्ली दूं या खुद को। मेरे सामने वही तहखाने का दरवाजा था, बंद मगर हमेशा के लिए खुला रहने वाला। ये नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? औरत की आवाज किसी दूर दराज जगह से आती हुई महसूस हुई, जैसे वो बरसों से इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने नजरें झुकाई जमीन पर पड़ी मेरी डायरी पर। मेरे अंदर कुछ था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं सब कुछ कह दूं, मगर जबान साथ ही नहीं दे रही थी। एक डायरी में लिखा था, मैंने आखिरकार कहा। कौन सी डायरी? किसकी डायरी? मैंने गहरी सांस ली, और पहली बार मेरे लबों से उसका नाम निकला। वो नाम जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया था, जिसे मैंने कभी अहमियत ही नहीं दी, जिसे मैंने हमेशा एक बेकार वजूद समझा। एक लड़की थी, मेरा गला खुश्क हो चुका था। वो जानती थी, वो सब जानती थी। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर एक लम्हे के बाद औरत की आवाज कांपने लगी। वो लड़की कहाँ है? मेरे हाथ मफलूज हो गए। मेरे गले में कोई सख्त चीज आकर रुक गई। मैंने नजरें उठाई, बस लाश के करीब बैठे बैठे खाला में देखने लगा। देर हो गई, मेरी आवाज बमुश्किल निकली। दूसरी तरफ से जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। फिर एक लंबी गहरी खामोशी। मैं जानता था उसने क्या समझा होगा, और मैं जानता था कि यह समझाना मुमकिन नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। तुम कहाँ हो? उसकी आवाज एक बार फिर आई, मगर इस बार उसमें पहले जैसा इस्तराब नहीं था, बस एक गहरा दुख था। मैंने गाड़ी के दरवाजे से हाथ हटाया और पहली बार अपनी हथेलियों को देखा। मैंने जो चाहा वो सब पाया था, मगर आज इन हाथों में कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता, मैंने धीरे से कहा, और ये पहला सच था जो मैंने खुद से बोला था। हवा बंद थी, मगर मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द हर चीज हिल रही हो। वो औरत अब भी फोन पर थी, मगर मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरे अंदर एक शोर था जो बाहर की खामोशी में दब नहीं रहा था। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज दोबारा आई, इस बार मध्यम, मगर जैसे वो भी जानती हूं कि मैं इस सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं हूं। मेरी नजरें उस बंद दरवाजे पर जम गई। उसके पीछे वो सब कुछ था जिसे मैंने पीछे छोड़ा था। एक बेजान वजूद, एक कहानी जो मैंने कभी सुनना नहीं चाहिए, और वो आखिरी सच जो मैं हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जीने वाला था। ये तुम्हारा कसूर नहीं था बेटा। औरत की आवाज एकदम लरस गई, जैसे वो खुद को समझा रही हो, मुझे नहीं। मेरे होठों पर एक हल्की सी हंसी आकर रुक गई। कसूर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही माना था कि कसूरवार सिर्फ कमजोर होते हैं, कि ताकतवर के लिए पछतावे की कोई जगह नहीं होती। मगर आज जब मेरे हाथ वाकई खाली थे तो ये सब नजरिए बेकार लग रहे थे। अगर ये मेरा कसूर नहीं था तो फिर किसका था? मैंने धीरे से कहा, और पहली बार मेरी अपनी आवाज मुझे अजनबी लगी। तकदीर का, हालात का, उन लोगों का जो तुम्हें वहां लेकर गए। और उस लड़की का क्या? मेरा सवाल तेज था, जैसे चोट लगाकर देखना चाहता हूं कि क्या वाकई वो सब माफ किया जा सकता है जो मैंने किया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अगर वो यहां होती तो शायद वो तुम्हें खुद माफ कर चुकी होती, उसने आखिरकार कहा। मैंने नजरें झुकाकर अपने हाथ देखे। नहीं, वो मुझे माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसे कभी वो मौका दिया ही नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुला था, मगर मैंने उसे बंद नहीं किया, शायद इसलिए कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।